मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को कत्ल हुए 33 रोज गुजर गए। कातिल अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, मगर अजब अजब अफवाहें आ रही हैं। कत्ल केस की तहकीकात तो आगे नहीं बढ़ रही, तहकीकाती इदारों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला सेन सैयद कायम अली शाह की तब्दीली का फैसला कई माह पहले हो चुका था। पीपल्स पार्टी में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अपने अपने उम्मीदवारों को आगे लाने की कोशिश की। बहुत से रहनुमाओं ने कायम अली शाह को रखने पर की कोशिश की, लेकिन हतमी फैसले में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तजवीज़ को अहमियत दी गई। आपको बताएंगे अंदर की कहानी। कायम अली शाह तब्दील हो गए, लेकिन सिर्फ तब्दीली से कुछ नहीं होगा। गुड गवर्नेंस के लिए नए वजीर आला को बाइख्तियार भी होना होगा। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का चार्टर दे दिया, उसको अमली शक्ल देना होगी। जब वजीर आला परवेज खट्टर खुद कहते हैं कि मसाइल गंभीर हैं, अगले 5 साल भी कम पड़ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को भरपूर तवज्जो देना होगी। और इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान की तकर्री, इमरान खान ने पंजाब के रुकन पर एतराज उठा दिया। 2013 के बाद अब 2018 के इलेक्शन भी 22 माह पहले ही मुतनाज़े होने जा रहे हैं। बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो हफ्ते इतवार आई और उसके बाद अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, टीवी चैनल्स पर भी चली, और वो थी मुमताज़ कव्वाल अमजद साबरी कत्ल केस में तहकीकात के हवाले से एक सियासी जमात का नाम आना, कराची के एक इदारे में, सरकारी इदारे में नौकरी का करना, ये सारी बातें जब मंजर आम पर आई तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से बात होने लगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा सोशल मीडिया पर रिस्पॉन्ड करने लगे। अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी तकरीर में इदारों पर फिर शदीद तनकीद की, मगर बाद में ये साबित हुआ कि वो खबर दुरुस्त नहीं थी। खबरें सामने आती रहीं, मामला क्या था? क्या ये गलती मीडिया की थी या फिर वाकईतन कुछ तहकीकाती इदारों का ज़ाती मसला था जिसकी वजह से ये मामला मुतनाज़े हो गया? और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पर रिएक्ट किया। कभी पुलिस ने सियासी जमात के टारगेट किलर के मुलविस होने का इंकिशाफ किया, तो कभी कलदम तंजीम के दहशतगर्दों के मुलविस होने के सबूत मिलने का दावा किया गया। ये मुख्तलिफ केसेस में होता रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान खबरें आई कि अमजद साबरी कत्ल के मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसकी तस्वीर भी सामने आई। उसका ताल्लुक एक सियासी जमात से जोड़ा जाता रहा, फिर उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम आता रहा, जिस पर MQM ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उसे साजिश करार दिया। फिर गुज़िश्ता रोज़ कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कि कुछ अफराद को हिरासत में ज़रूर लिया गया है और कुछ को रिहा भी कर दिया गया है, मगर पुलिस ने किसी मुलजिम की तस्वीर जारी नहीं की। हाई प्रोफाइल केस के हवाले से गिरफ्तारी की खबर आई और फिर कुछ घंटों बाद ही पुलिस की हाई लेवल पर, हाईएस्ट फोरम से इसकी तरदीद कर दी गई। मगर जाहिर है एक खबर जब मीडिया पर नशर हुई, उस पर सियासी जमात ने रिएक्ट भी कर दिया और फिर पुलिस के हाईएस्ट फोरम से उसकी तरदीद भी आ गई, तो सवाल ये उठा कि यह खबर आई कहाँ से थी? इस केस की तहकीकात किस रुख पर जा रही हैं? इस हवाले से अब तक ठोस बात सामने नहीं आई, मगर ये खबर कहाँ से लीक हो गई? मुख्तलिफ खबरें आती रहीं, तस्वीर तक आ गई, ऐसा क्यों हुआ? हम आपको बता रहे हैं कि उसकी वजह तहकीकाती इदारों के दरमियान राबते का फुकदान है। जबकि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों के दरमियान इन्वेस्टिगेशन के जावियों पर भी इख्तिलाफात मौजूद रहे हैं और इस केस से मुतालिक जो खबरें मीडिया पर सामने आ रही हैं वो उसकी कल क्लैरिफिकेशन इसलिए देनी पड़ी मुश्ताक महर साहब को क्योंकि मुख्तलिफ इदारे जो इस हवाले से तफ्तीश करते रहे हैं उनमें आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं, किसी एक की तरफ से अगर कोई तस्वीर लीक कर दी गई या खबर लीक कर दी गई वो मीडिया की जीनत बन गई और इदारे की तरफ से ही की गई थी, जिसकी वजह से ये मामला हुआ और फिर पुलिस को चीफ को आके मुश्ताक महर साहब को आके कराची पुलिस चीफ को आके बात करनी पड़ी। हम आरफीन से जानते हैं ये मामला क्या हो रहा है। सैयद आरफीन बहुत शुक्रिया, ये किस किस्म में जा रही है तहकीकात, ये क्या मामला हो रहा है? शाहजेब देखिए, सबसे पहली बात तो जो खबर लीक की गई, मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है कि तहकीकाती अमल से जुड़े कुछ अफसरान की जानिब से ये तस्वीर लीक की गई, ये इंफॉर्मेशन लीक की गई। तो ये बात, ये कहना कि सहाफ़ियों ने अपनी तरफ से या मीडिया चैनल से अपनी तरफ से कोई खबर चला दी, ये बात दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक बात है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुँची है, तो इस हवाले से अहम बात यह है कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी जिसकी जो सदारत है वो
DIG वेस्ट जोन लाड़क साहब कर रहे हैं, उसके अलावा उसमें SSP वेस्ट हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल हैं, SSP सेंट्रल ऑपरेशंस इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा CTD भी अपनी तहकीकात कर रही है, रेंजर्स भी कर रही है और इंटेलिजेंस इदारे भी इस हवाले से इस केस की तहकीकात में मसरूफ़ हैं। अहम बात यह है कि इस केस को 4 जावियों से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जिसमें सियासी, मजहबी, ज़ाती कोई रंजिश या कोई प्रोफेशनल जेलसी जिसे हम पेशा वराना रकाबत कह सकते हैं, उस हवाले से इनकी इन्वेस्टिगेशन इस रुख पे की जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि इख्तलाफात ज़रूर मौजूद हैं, एक अहम और एक बहुत अहम नुक्ते पे इख्तलाफ मौजूद है कि जो CCTV फुटेज नज़र आई है जिसके अंदर 2 लोग आइडेंटिफाई किए गए कि ये टारगेट किलर थे जिन्होंने अमजद साबरी को कत्ल किया गया, उसके बारे में भी इख्तलाफात मौजूद हैं। कुछ कहते हैं, कुछ तहकीकाती ज़राए कहते हैं कि ये लोग जो है कातिल नहीं है, कोई और कातिल है, जबकि एक जो तबका है तहकीकाती कमेटी का वो ये कहता है कि जी यही असल कातिल है। अब से कुछ देर कबल मेरी एडिशनल IG कराची मुश्ताक महर से गुफ्तगू हुई है, इसके अलावा एडिशनल IG CTD सनाउल्लाह बासी साहब से गुफ्तगू हुई है। बहुत ही अहम इस हवाले से उन्होंने इंकशाफात जो किए हैं, वो जो इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं वो इस खबर से वाज़ेह हो जाएगी कि एडिशनल IG कराची ने दावा किया है कि उन्होंने कराची पुलिस ने वो ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है जो अमजद साबरी के कत्ल में मुलव्विस है। ताहम उन्होंने कहा कि जो शूटर से, जो किलर से, जो टारगेट किलर थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जबकि दूसरी जानिब एडिशनल IG CTD सनाउल्लाह बासी कहते हैं कि उनके पास अभी ऐसे कोई ठोस शवाहिद नहीं है कि जिसके बना पर वो कह सकें कि इस टारगेट किलिंग की बड़ी दिलचस्प बात है। आरफिन, बड़ी दिलचस्प बात है, आप कह रहे हैं कि आपको एडिशनल IG ने कहा, मेहर साहब ने कहा कि ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया है, और अब्बासी साहब जो CTD के एडिशनल IG हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई इतला नहीं है। दोनों अलग अलग बात कर रहे थे आपसे। जी बिल्कुल, इसी हवाले से कुछ देर कबल मेरी बात हुई है। ताहम दोनों इस बात पे मुत्तफिक नज़र आते हैं कि जब हमें ये देखना होगा कि जो इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें सामने आएंगी उसका मुआयना किया जाएगा, और दोनों और मैंने मुख्तलिफ जो तहकीकात कार हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई है। उस वक्त असल कातिल सामने आएगा शाहजेब, जब वो कातिल पकड़ा जाएगा, उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। ये नहीं हो कि उसने कोई बयान दिया और उसकी बेस के ऊपर उसको नामजद कर दिया जाए, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो कुछ अर्सा कबल हलीमा खातून जो कि डिफेंस के इलाके में कत्ल की गई थी दिल्ली सोसाइटी में, जिसका एक अब्दुल्ला नाम का बेटा था, उसको उसके हवाले से SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के सामने उसने अपने कत्ल का इतराफ़ किया। लेकिन जो ही वो कोर्ट में पेश किया गया उसने वो मुकर गया और उसने कहा कि जी बहुत शुक्रिया। आरफिन बता रहे थे कि किस तरीके से बड़े हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस में जो भी मामलात हैं, जो भी तहकीकाती इदारे हैं, वो सही तरीके से तहकीकात करके इसके सही हकाइक अवाम के सामने रखें। जो भी अगर कोऑर्डिनेशन का मसला है तो मीडिया में बात उसी वक्त लीक की जाए जब बात कंफर्म हो। ऐसा ना हो कि इदारे, ज़ाहिर जब एक मुस्तनद इदारा मीडिया को खबर देगा, किसी रिपोर्टर को खबर देगा तो खबर चल जाएगी, मगर उसके बाद ये आपस के इख्तलाफात की वजह से उसके जो इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं वो सब ने देखा किस तरीके से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। उनके कायद की तकरीर सामने है, साथ साथ जिस तरह ट्विटर पर मामला हुआ, तो बड़ी जिम्मेदारी है इदारों की कि इस अहम मामले में, इस हसास मामले में जिम्मेदारी का सबूत दें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पीपल्स पार्टी 8 बरस बाद सिंध में तब्दीली पर राजी हो ही गई। सिंध में बड़ी तब्दीली का फैसला दुबई में होने वाले अहम इजलास में किया गया। ऐसा नहीं है कि सिंध में तब्दीली का फैसला रातों रात किया गया, बल्कि कई माह से इस पर न सिर्फ गौर हो रहा था बल्कि मुशावरत भी जारी रही। और हम आपको जो अंदर की मामलात बता रहे हैं और ज़राए के मुताबिक वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी 2 बरस पहले ही से चाहते थे कि मुराद अली शाह वजीर आला सिंध बने। अब से तकरीबन 1 साल पहले पार्टी की क़यादत यानी आसिफ अली जरदारी कायम अली शाह को हटाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के इसरार पर तैयार भी हो गए थे, मगर इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात के बाद और जरदारी साहब की एक मशहूर ज़मानत तकरीर, डॉक्टर आसिम का गिरफ्तार होना, उसके बाद ये तासुर पैदा हुआ और पार्टी के अंदर ये तासुर बड़ा जोर से पैदा किया गया और जरदारी साहब को कम्युनिकेट किया गया और ख़बरदार किया गया कि अगर आपने इस वक्त वज़ीर आला कायम अली शाह को हटाया तो नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं करवा पाएंगे और बड़ी मुश्किल होगी। अरकान कुछ नाराज़ हैं, वो आएंगे नहीं, और गवर्नर राज के हवाले से भी अफवाहें गर्दिश करती रहीं, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश के बावजूद आसिफ जरदारी तब्दीली का फैसला नहीं कर पाए। और आसिफ जरदारी की बहुत ही करीबी रिश्तेदार जिनका सिंध के हुकूमती मामलात में अमल दखल और असर वसूख है, जिनके बारे में ये तासुर है कि सिंध में उनकी चलती है। कायम अली शाह रबड़ स्टैंप वजीर आला थे, वो भी कायम अली शाह को हटाने
और मुराद अली शाह को लगाने की मुखालफत करती रही। इस शख्सियत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि MPAs नहीं आएंगे, MPAs कुछ नाराज़ हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होगा, कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ बहाना लगा देंगे और नया वज़ीर आला मुंतखब नहीं हो सकेगा। और अब एक बार फिर उनकी तरफ से मुखालफत की गई। जब ये फैसला हो रहा था कि अब फाइनली कायम अली शाह को हटाया जाए तो उन शख्सियत की तरफ से फिर मुखालफत की गई कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सख्त स्टैंड लिया। आसिफ अली जरदारी ने उनका साथ देते हुए फैसला किया। आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त और एक बिजनेस टाइकून जिनका बड़ा नाम है, जब उन्हें लगा कि कायम अली शाह को फाइनली हटाया जा रहा है तो उन्होंने आगा सिराज दुर्रानी को वजीर आला बनाने की भरपूर कोशिश की, उनकी भरपूर कैंपेनिंग की, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश और दबाव के सामने उनकी ये सारी सिफारिश काम नहीं आई। बिलावल नए वजीर आला के साथ मिलकर सूबे के हालात बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं और नए वजीर आला को हालात बेहतर बनाने इख्तियारात दिलाना चाहते हैं और इख्तियारात मिलने भी चाहिए। अगर नया वजीर आला भी रबर स्टैंप होगा तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तब्दीली के ऐलान के बाद सिंध की सियासत में हलचल आई है, सियासी राब्ते जोड़ तोड़ एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। कोई नाराज ना रहे, आसानी से ये मामला तय पा जाए, इसकी कोशिशें शुरू हो गई हैं। कल पार्टी इजलास के बाद सिंध के सीनियर वजीर मुराद अली शाह ने सिंध की बासर सियासी शख्सियत और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा से मुलाकात की। फिर वतन वापसी पर मुराद अली शाह ने गवर्नर से डॉक्टर इशरत बाग से भी मुलाकात की। अब तक पार्टी की तरफ से वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया, जो कल तक मुतवक्के है। बिलावल खुद वापस आएंगे और उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि वो पार्टी का इजलास बुलाएंगे, उसमें अनाउंस करेंगे ताकि पार्टी के रहनुमाओं को ना लगे कि फैसला दुबई में हो गया, हमें तो बताया भी नहीं गया। तो सबको बुलाकर नए वजीर आला का मामला बताया जाएगा। नया वजीर आला सिंध खुद तब्दील होगा तो क्या तब्दीली भी ला पाएगा? वो सब कुछ कर दिखाएगा जो कायम अली नहीं कर सके। चेहरे की तब्दीली से क्या सिंध में तब्दीली भी आ जाएगी? सिंध के अवाम को तब्दीली आती क्या महसूस होगी या उन्हें नहीं हो रही? और क्या ऐसे मामलात थे जिसमें क्या सिर्फ जिम्मेदारी कायम अली शाह पे डाली जा सकती है? वो आपको बताएंगे, लेकिन सुनिए सिंध के अवाम क्या कह रहे हैं। तब्दीली आएगी क्योंकि उनके वज़ीर आला होने का कुछ पता नहीं चलता कि वो हैं भी या नहीं है। अगर उनकी मौजूदगी का कुछ एहसास नहीं होता कि अब इंशाल्लाह कोई अगर नया वज़ीर आला आएगा तो वो लाजमी से इनके बारे में कुछ सोचेगा। पहले जो थे उन्होंने तो कुछ नहीं किया, देखते हैं क्या करते हैं। बिलावल है, लग रहा है कि कुछ करेगा। नहीं, मैं नहीं समझता कोई तब्दीली आई, क्योंकि जब तक कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है ये नहीं जा सकती उस वक्त तक सिंध के हालात चेंज नहीं हो सकते। क़यादत का बड़ा फ़र्क होता है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आएगी। सेम सिनेरियो विल बी रिपीट। कायम अली शाह का जाना जो है कराची शहर के लिए आई थिंक इट्स अ गुड साइन। दोनों एक जैसे ही हैं, फैसले तो ऊपर से होते हैं ना। क्या तब्दीली आएगी? कोई तब्दीली नहीं आएगी। जब तक ऊपर से तब्दीली नहीं आएगी, जब तक जो है नीचे से भी तब्दीली नहीं आ सकती। कोई तब्दीली नहीं आएगी, जैसा वैसे रहेगा। एक लूटने वाला चले गया, दूसरा आ गया। चेहरे बदलने से क्या होता है भाई? सिंध हुकूमत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आनी, सिर्फ चेहरों की तब्दीली है। बाकी सिस्टम, निज़ाम और पॉलिसीज़ तो वही रहेंगी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में तब्दीली तो सोचने वाली बात है कि इनके यहाँ कोई तब्दीली आती है। अब जो नए वज़ीर आला साहब आ रहे हैं वही आवाम के सामने देख लेंगे क्या करते हैं। वो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि जो है सबसे पहले जो है मोहरे बड़े चेंज होने चाहिए। अगर ये जब तक चेंज नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, सेम एज इट इज चलता रहेगा। ये पहले भी तो 10 साल मिनिस्टर रह चुका है फाइनेंस में उन्होंने क्या फ़ायदा दिया है कौम को, तो अभी ये आके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये फ़ायदा देगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें चाहिए इम्प्रूवमेंट, कायम अली शाह हो या मुराद अली शाह, लाड़काने की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। मैं लाड़काना की बात नहीं कर रहा, पूरी सिंध की बात कर रहा हूँ। कभी करप्शन ना पहले ख़त्म हुई थी ना अब ख़त्म होगी, क्योंकि इतनी इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि इनको कोई भी उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो सिर्फ नाम चेंज हुए हैं, जस्ट ये ओनली नाम है कायम अली शाह। उसके बाद सिर्फ ये साथ जुड़ा हुआ है सैयद का नाम, सिर्फ ये सैयद है। बाकी ये है कि वो 90 साल का था और ये यंग है। हो सकता है ये वजीर आला तब्दील हुआ है, कोई काम हो लाड़काने में, कहा तब्दीली आए। मेरे ख्याल से तो तब्दील होने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबके सब यहाँ तो बैठे हुए हैं चोर, और काम तो कोई नहीं करेगा। ये वजीर आला हो या दूसरा है, जब तक नीचे से करप्शन नहीं खत्म होगी तो कुछ भी नहीं होगा। और देखा कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ दूसरे इलाकों से अवाम क्या राय दे रहे थे, क्या वो तवक्को किए हुए हैं। अभी तक फाइनल नाम नहीं अनाउंस किया गया। मुराद अली शाह साहब का नाम आ रहा है। मुराद अली शाह साहब एक अच्छा इमेज रखते हैं, उनके बारे में ये तासुर है। वैसे पढ़े लिखे हैं, कायम अली शाह साहब के मुकाबले में जवान हैं और एक अच्छा अपना तासुर रखते हैं, मगर क्या वो तब्दीली ले आएंगे? जब फैसले का इख्तियार उनको क्या मुकम्मल तौर पर देना होगा, सिंध के मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियार होगा, उन्हें अपने काबीना बनाने का इख्तियार दिया जाएगा, क्योंकि आज़ादाना फैसले का इख्तियार, अपनी काबीना बनाने का इख्तियार, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इख्तियार, अगर ये इख्तियारात
नए वज़ीर आला को मिलेंगे तो सिंध में तब्दीली नजर आएगी। और साथ साथ सिंध के बारे में तासुर रहा है कि बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, कभी उवैस मुजफ्फर टप्पी, कभी फरियाल तालपुर साहिबा के बारे में, कभी जरदारी साहब के दोस्तों के बारे में, कभी खुद जरदारी साहब के बारे में, कि ये सब मिलके ये सूबा चलाते थे। कायम अली शाह साहब की ज़्यादा नहीं चलती थी। अगर मामला यही रहा और नए वज़ीर आला को इख्तियार नहीं दिया गया या बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन तमाम दूसरी कुव्वतों को रिप्लेस नहीं किया और नए वज़ीर आला के साथ मिलकर नई एनर्जी के साथ काम नहीं किया, तो क्या सिंध में तब्दीली आएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी रही है कि बिलावल पार्टी चलाएं, हुकूमत जरदारी साहब चलाएं या फिर उनकी जो बहन है उनके पास ये इख्तियारात रहे। सिंध में अहम हुकूमती फैसले कायम अली शाह नहीं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बहन भाई और दोस्त करते रहे। ये बड़ा तासुर रहा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सिंध हुकूमत में फैसलों का इख्तियार नहीं रखते थे। बहुत सारे वाक़यात हुए जिसमें वो कुछ तब्दीली लाने की अनाउंसमेंट करके गए, यहाँ तक के अस्पताल के एक सेक्शन कर गए। बाद में पता चला ना वो तब्दीली आई, ना सेक्शन का आगाज़ हुआ, ना थर के मामला बेहतर हुए, जिसके बारे में उन्होंने बड़ा सीरियस नोटिस लिया था। अब अगर नया वज़ीर आला सिंध भी कठपुतली साबित होता है तो क्या चेहरा बदलने से कोई फ़ायदा होगा? कायम अली शाह के दौर में गवर्नेंस कहीं दिखाई नहीं दी, रहा सहा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। मुल्क का सबसे बड़ा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। शहर में के लोग बूंद बूंद पानी को तरसते रहे, मगर उनकी जगह माफिया स्ट्रांग हो गए जो उन्हीं का पानी उन्हें पैसों में बेचते रहे। शहरी मसाइल को एक तरफ रहे, मगर शहर में ऐसी माफियाज ने जन्म लिया, ना सिर्फ जन्म लिया बल्कि इस कदर मजबूत हो गई कि हुकूमत की रिट को चैलेंज करने लगी। कब्जा माफिया, भत्ता माफिया, लैंड माफिया, वाटर माफिया, जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट, कवायद ज़वाबित से हटकर ठेके देना। सिर्फ कराची ही नहीं, अंदरूनी सिंध भी हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दी। इसके अलावा बिलबोर्ड माफिया इतनी स्ट्रांग हो गई कि सुप्रीम कोर्ट कह के थक गई, बिलबोर्ड नहीं उतर रहे थे, थर में लोग मरते रहे। मीडिया की तनकीद के बावजूद भी हुकूमत फाल नहीं हुई। एक के बाद एक कमीशन रिपोर्ट सामने आती रही, सिंध हुकूमत की नाअहली की कहानी सुनाती रही, दास्तान सुनाती रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिंध में गन्ने के काश्तकारों को शुगर मिल माफिया के आगे बेबस छोड़ दिया गया। सिंध के तालीमी इदारे तबाह हुए, अस्पताल बेनज़मी का मिसाल बने रहे और ये सब कुछ कायम अली शाह के दौर में होता रहा। मगर इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ सैयद कायम अली शाह पर डाली जा सकती है? बतौर कप्तान, बतौर वज़ीर आला बिल्कुल वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन इन 8 बरस में फैसले कायम अली शाह ने ही नहीं किए, आसिफ अली जरदारी ने भी किए, फरियाल तालपुर साहिबा ने किए, उवैस मुजफ्फर टप्पी ने किए और तो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्त अहम फैसलों पर असरअंदाज होते रहे। 2008 में जब सिंध और वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, कराची जराइम का गढ़ बन गया। एक दिन में 100 अफराद रहे, भत्ताखोरों ने ताजिरों का जीना मुहाल कर दिया, स्ट्रीट क्राइम से कोई शहरी महफूज ना रहा। मुत्तहदा के अस्करी विंग की बात गश्त होती रही, उसका मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग वॉर को मुनज़्ज़म किया। छोटे बड़े तमाम जराइम काबू से बाहर हो गए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई बड़ा फैसला नहीं किया। कराची में ऑपरेशन का फैसला उस वक्त किया गया जब 2013 के आम इंतखाबात के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी की, लेकिन मरकज में नून लीग की हुकूमत आई। उससे पहले दोनों जगह पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और कराची के शहरी ये सब कुछ भुगतते रहे। तो क्या ये सारे फैसले कायम अली शाह साहब कर रहे थे? कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, ये ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के दौर में क्यों नहीं शुरू हुआ? हकाइक बहुत तलख है। उस वक्त के हालात आप अगर सामने रखते हैं तो चाहते हुए भी क्या कायम अली शाह लियारी गैंग वॉर के खिलाफ एक्शन ले सकते थे? क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साबिका करीबी दोस्त जुल्फिकार मिर्जा उनकी सरपरस्ती कर रहे थे। जब फरियाद तालपुर उज़ैर बलोच के इशाइये में शरीक हो रही थी तो क्या कायम अली शाह उस शरीकत से इनकार कर सकते थे? इसी तरह मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक डील कर रहे थे। बकौल मुस्तफ़ा कमाल, रहमान मलिक मुत्तहदा के रॉ से ताल्लुकात को बार्गेनिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। इस दौरान कायम अली शाह सिर्फ कठपुतली बने रहे, करते तो क्या कर सकते थे? जब वफाक में तब्दीली आई और कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो इन्हीं कायम अली शाह को कराची ऑपरेशन का कप्तान बनाया गया और फिर कराची में हालात में बेहतरी आई। क्या ये सब कुछ ये साबित नहीं करता कि सिंध में मामलात सिर्फ कायम अली शाह का मसला नहीं बल्कि बहुत सारे पावर सेंटर्स का मसला रहे हैं? पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत देखती रही, उनके बहन भाई देखते रहे, फिर उनके दोस्त उसमें इन्फ्लुएंस करते रहे, इसलिए हालात की खराबी और जो बैड गवर्नेंस है उसकी जिम्मेदारी कायम अली शाह पर नहीं, पीपल्स पार्टी पर की क़यादत पर भी आयद होती है। और बहुत ज़्यादा लाजमी है कि अब जो नए वज़ीर आला हैं उन्हें इख्तियार दिया जाए और वो कुछ करके भी दिखाएं। जो भी नए वज़ीर आला हो, कचरा साफ करने में कोई आला क़यादत रुकावट नहीं होती। मास ट्रांजिट का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो वो किया जाए, कराची का चेहरा तब्दील किया जाए, कराची सूबे का चेहरा है उसको तब्दील किया जाए। बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो नए वज़ीर आला ने करनी होंगी। बिलावल की जिम्मेदारी है कि अब इन्फ्लुएंस करें
और दिखाएं कि वो अब अपनी टीम के तौर पर आए हैं और अगले 1.5-2 साल में एक ऐसी तब्दीली हो जो 2018 के इंतखाबात में सिर्फ सिंध के अवाम को नहीं बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम को भी बिलावल भुट्टो दिखा सकें कि ये मेरी टीम का और मेरे इन्फ्लुएंस का फर्क है, उससे पहले मेरी नहीं चलती थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद खबरों पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। क्या 2018 के आम इंतखाबात, आइंदा होने वाले इंतखाबात मुतनाज़े होने जा रहे हैं? क्या अगले आम इंतखाबात पर भी वही धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे जो 2013 में लगे थे? क्या वही कुछ आगे भी होगा जो 2013 के इंतखाबात के बाद हुआ? अगले इंतखाबात से 22 माह पहले ये सवालात उठ रहे हैं और उनकी वजह वही है जो 2013 के इंतखाबात के धांधली के इल्ज़ामात के पीछे थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने 2013 के इंतखाबात के बाद उस वक्त के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए, इंतखाबात से पहले नहीं लगाए थे, इंतखाबात के बाद लगाए, और उनके इस्तीफे के लिए मुहिम चलाई थी और ख़ासतौर पर पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी पर इल्ज़ामात लगाए थे। 2013 इंतखाबात को उसकी वजह से मुतनाज़े हो गए थे। अब एक मरतबा फिर इमरान खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन मेंबरान पर एतराज़ किया जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन के नए मेंबरान की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के 4 मेंबरान के नामों की मंजूरी दे दी गई। सिंध से अब्दुल गफ्फार सूबरो, पंजाब से अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, खैबर पख्तूनख्वा से इरशाद कैसर और बलोचिस्तान से शकील बलोच नए मेंबर होंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब से इलेक्शन कमीशन के रुकन की तकर्रुरी पर सवाल उठा दिया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, 2013 के मुतनाज़ इंतखाबात के बाद जुडिशल कमीशन ने पंजाब के रुकन पर मनफी रिमार्क्स दिए थे। तवक्को थी कि इस बार पंजाब से बेहतर नामजदगी की जाती। उन्होंने ये भी एतराज़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के रुकन के लिए तारिक खोसा का नाम दिया था, मगर नामजदगी के वक्त पीटीआई के नाम पर बहस ही नहीं की गई। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी का भी कहना था कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान के लिए पार्लिमानी कमेटी में राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ये सारा का सारा मामला अब इमरान खान साहब ने इस पर एतराज़ उठाया। परवेज़ रशीद साहब ने इसका जवाब दिया। उनका कहना था कि तमाम मुशावरत आइन के तहत हुई, तमाम नाम इत्तफाक राय से मंजूर किए गए। खान साहब का गिला शिकवा लीडर ऑफ दी अपोजिशन से बनता है, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से जो नाम दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम खुर्शीद शाह साहब को देखने चाहिए थे। हुकूमत की तरफ से जो नाम दिए गए उसमें हमारी ये जिम्मेदारी नहीं थी। तारिक खोसा के नाम पर खुद पीटीआई को एतराज़ था, ये कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, और उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्ताफ इब्राहिम का नाम शाह महमूद कुरैशी से डिस्कस किया था। अब ये मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी है या अपोजिशन का है या हुकूमत के साथ है, मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि ऐसा ना हो कि 2018 के इंतखाबात होने से पहले ही मुतनाज़े हो जाएं, एक इलेक्शन कमीशन का मेंबर पहले ही मुतनाज़े हो जाए। इसाकदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने खुर्शीद शाह साहब के साथ मिलकर ये फैसला किया। क्या हर्ज था कि इमरान खान साहब को या पीटीआई को एतमाद में ले लिया जाता है? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब मैं ट्वीट्स का जिक्र कर रहा था जो कि खान साहब ने किए हैं। 2013 की मिसाल सामने है, 2018 कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। खान साहब ने पहले ही सवाल उठा दिया है, क्या हर्ज था? क्या हर्ज था? आप सब मिलकर आगे बढ़ते, खान साहब के एतराज़ात दूर करते, तारिक खोसा का नाम रिकमेंड किया गया था, उसको कंसिडर करते, क्या हर्ज था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ईद से पहले ये प्रोसेस शुरू हुआ था। 10 जून को ये जगह खाली हुई थी और हमने उससे पहले अटेम्प्ट की थी और अपोजिशन ने उस वक्त हमें ये अंदिया दिया कि ईद के बाद हम प्रोएक्टिवली इस पर काम करेंगे, विच वॉज फाइन, क्योंकि बजट भी उस वक्त चल रहा था और सारी चीज़ें चल रही थी। हमने इसके ऊपर करीबन 10 मीटिंग्स की हैं और इस पर मैं क्रेडिट देता हूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब को कि उन्होंने बड़े हौसले और तहम्मुल के साथ ये सारा प्रोसेस किया। और हमने, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कुछ मीटिंग्स पब्लिक हो गई, कुछ मीटिंग्स पब्लिक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने तारिक खोसा साहब का नाम दिया, मैं कंफर्म करता हूँ अभी। लेकिन उससे उसी तरह पंजाब से हमने 3 जो नाम हमारे थे गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की अलाइज की तरफ से, वो उसमें मिस्टर शगान मलिक का नाम मौजूद था। और आज भी जो हमारी लिस्ट जो ओपन हुई है आपने देखा उनका था, वो बड़े ऑनरेबल, बड़े रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, 22 ग्रेड, पूरी क्वालिफिकेशन पूरी थी और उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। उसके मुकाबले में इन्होंने तारिक खोसा का नाम दिया, लेकिन शगान मलिक साहब को इन्होंने कहा कि जी वो प्राइम मिनिस्टर के ख्वाजा ज़हीर साहब के वो ब्रदर इन लॉ हैं, चूँकि प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है इनडायरेक्ट, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते।
अब बाय द सेम टोकन एंड सेम प्रिंसिपल तारक खोसा साहब जो हैं वो नासिर खोसा साहब के भाई हैं, और नासिर खोसा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता है। और इस वक्त वो हमारी हुकूमत की तरफ से वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो मैंने फिर सिंपली ये कहा कि अगर हमने ये फार्मूला रखना है कि कोई इस तरह की रिलेशनशिप ना हो, तो फिर तारक खोसा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और हमें उसको एंटरटेन करते और ये भी हमारा शिगान मलिक करते, लेकिन ये उस एक असूल के ऊपर फिर तारक खोसा साहब का नाम जो है फाइनल नहीं हो सका। दूसरी मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है, मैं अगेन दोबारा क्रेडिट देता हूं खुर्शीद शाह साहब को, कि कोशिश की है कि ईमानदार, बेहतरीन रेपुटेशन वाले और वो लोग जिन पे कोई उंगली ना उठा सके वो लोग हों। देखें, विश लिस्ट अगर मैं कहूँ कि जी हर चारों नाम हमारे आते तो शायद वो कभी मुमकिन ना होता। मैं ये वसूख से आपको कह रहा हूँ कि इन 4 नामों में एक सूबे में पीटीआई का नाम प्रपोज जो हुआ है उसमें उनकी भी कॉन्सेप्ट थी, हमारी भी थी और पीपल्स पार्टी की भी थी। मसलन अब्दुल गफ्फार सिंध के लिए वो ब्यूरोक्रेट हैं, तो हमने इसमें कोई जाति या कोई जान पहचान या उस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। डॉक्टर साहब देखिए, ज़ाहिर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने ये मामला उनके साथ करने थे क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, ये जवाब दिया गया। मगर मसला ये है कि आपने देखा है 2013 के बाद क्या हुआ, तो जाती तौर पर आपने कोई एफर्ट की, कंफर्म करने की कोशिश की खुर्शीद शाह साहब से कि भाई पीटीआई के जो नामजदगियां हैं उस पर जरा देख लेना, उसके बात कर लेना? आपने जाती तौर पर इत्मीनान किया इस बात को? देखिए, बात यह है कि शाहजेब साहब, देयर इज ए ड्यू प्रोसेस और प्रोसेस को हमने फॉलो करना है आइन के मुताबिक। तो ये सारी जिम्मेदारी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जनाब खुर्शीद शाह साहब की थी, जो कि जब भी हमारी मीटिंग होती थी वो मुझसे वो शेयर करते थे। मैं अपना इंटरेक्शन अपनी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर साहब और अलाइज से शेयर करता था। तो उन्होंने, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि उन्होंने तारक खोसा का नाम अंडर कंसिडरेशन आया, जैसे कई और नाम आए, बड़े अच्छे अच्छे नाम थे। लेकिन ये जो एक असूल रख लिया गया कि जी कोई हुकूमत के किसी यानी क्लोज जो बंदा होगा उसका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से एक बड़ा क्रेडिबल नाम था तारक खोसा साहब की तरह शिगान मलिक का, वो नहीं हो सका। तो इसी तरह तारक खोसा साहब भी उसी जो है असूल पे उनको भी ड्रॉप करना पड़ा। तो मैं नहीं समझता। और फिर एट द एंड ऑफ द डे अगर नाम ये डालना था तो हुकूमत की लिस्ट में तो नहीं होना था ना, ये नाम तो फिर आना था अपोजिशन की लिस्ट में आना था, जो उनके 3-3 हर सूबे से आने थे। तो अगर उनका नाम ना, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का गिला हमसे नहीं बनता। डॉक्टर साहब, एक और बात बताइएगा, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। वो प्रॉपर्टी का मामला, इस मुल्क में जितनी भी टैक्स रिफॉर्म की कोशिश है, ज़ाहिर है हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उन सबको सपोर्ट करते हैं। इस मामला सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई ब्लैक मार्केट नहीं, कोई ब्लैक इकोनॉमी नहीं। आप ये बताइए, मामला किस हद तक आगे बढ़ रहा है? आप प्रेशर में तो नहीं आ गए हैं अगर प्रॉपर्टी मार्केट बंद है, या कहीं ना कहीं कुछ रास्ता तय करेंगे और स्टेप्स में तमाम वैल्यूज को मार्केट वैल्यू पर लेके आएंगे? शुरू में पहले साल में कितना रास्ता तय करेंगे? ये कम से कम आधा रास्ता हमें पहले गो में तय करना है और फिर हमने इंशाल्लाह अगले 2-3 साल में बाकी रास्ता तय करना है। दिस इज द प्लान। और हुकूमत बड़े प्यार के साथ, और मैं समझता हूं कि आई मस्ट अप्रिशिएट कि जो इतने वो करीबन 4 दर्जन लोग थे, 48-50 लोग थे जो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, उन्होंने कहा जी हम मानते हैं, आप सही कह रहे हैं कि वैल्यूएशन में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन आप वाली बात की कि जी उन्होंने कहा जी कि लेकिन एक गो में ये जो 50 लाख से 5 करोड़ का सफर जो है ये टू मच हो जाएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, आप पहले 5 करोड़ या जो भी है ईमानदारी के साथ जितने 18 सिटीज की वैल्यूएशन है उस पर लिखें। एफबीआर अपना काम करेगा, प्रोफेशनली कंपेयर करेंगे, जहां मेजर डिफरेंस होगा उसको रिकंसाइल करेंगे, फिर हम जो है आधा रास्ता या 50 या 60% जो भी है पहले साल के लिए फैसला करेंगे। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा ये हो जाएगा, होपफुली अगले 10-12 दिन में मुकम्मल सारा काम। फिर हम इसको लीगल कवर देंगे, जैसे हमने विद होल्डिंग टैक्स को लीगल कवर दिया था, और उसके बाद हम इसको फिर ट्रांसपेरेंसी होगी, हर एक को पता होगा पूरे मुल्क में कि किस चीज़ के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस देने हैं। जाहिर है मैं तो एक स्टेप आगे जाऊंगा, उसके बाद सूबों को मैं एंगेज करने की कोशिश करेंगे कि भाईजान अगर आपकी ऑफिशियल वैल्यू 50 लाख है और हमारे साथ वो 5 करोड़ है, तो आप 6 या 7% ले रहे हैं। आप अगर इसको हमारी वैल्यूएशन पे ले जाएं तो आप 1 या 1.5% लेकर ज्यादा पैसे लेंगे। तो वो दैट इज सेकंड स्टेप। आपने बड़े अच्छे माशाल्लाह प्रोग्राम किया, कॉम्प्लीमेंट यू, जो कि कहते थे कि सबसे ज्यादा जो है जो अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है ये एक सेक्टर है, इस पे हुकूमत क्यों नहीं हाथ डालती, और हुकूमत ने पहला स्टेप ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह।
ठीक है डॉक्टर साहब, ये अहम बात है, मगर मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा, अब जिसने 50 लाख की बुक वैल्यू एफबीआर में जमा कराई मगर ली असल में प्रॉपर्टी 5 करोड़ की थी, अब अचानक अगर उसकी वैल्यूएशन होती है और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो उन लोगों के लिए जाहिर है एफबीआर तो फिर नोटिस भेजेगा कि भाई आपने अपनी नेटवर्थ बताई थी पिछले साल 50 लाख, इस साल जब रिटर्न भर रहे हो तो 2.5 करोड़ बता रहे हो, अगर आपने उसको आधा इस साल करना है और फिर 2-3 साल में आगे जाके बढ़ा के मार्केट वैल्यू पर लेके आना है, इस मसले को किस तरीके से दूर करेंगे कि जिसने पिछले साल डिक्लेयर किया था और इस साल अचानक वैल्यू बढ़ गई है वो उसको उसी तरीके से डिक्लेयर करे? देखिए शाहजेब साहब, सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है वो वैल्यूएशंस का है। एक दफा हो जाएंगी ये कॉन्सिक्वेंशियल इश्यूज, मैं इसको कहता हूं, ये सारी हल करेंगे। हमारा बैकअप माइंड में प्लान पूरा तैयार है और मैं अर्ज करूं कि ये तमाम चीजें फिर हम हल करेंगे। वी विल गिव यू सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग, और जो फिर हम उसको लीगल कवर देंगे, हर चीज का देंगे। ऑब्वियसली वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। बहुत शुक्रिया इसाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वजीर खजाना बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, प्रॉपर्टी के मामले के हवाले से भी बुध को एक अहम मीटिंग है, कह रहे हैं कि कम से कम आधा फासला, कि अगर आज बुक वैल्यू 50 लाख है, मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है, तो कम से कम आधा फासला हम पहले साल में तय करेंगे। बुक वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है वो गवर्नमेंट की किताबों में 2.5 करोड़ तक लेके जाएंगे और उसके बाद ग्रेजुअली 2 से 3 साल में मार्केट वैल्यू पर चीज़ों को लेकर आएंगे और सूबों से भी कहेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मेरी खबरों से बात करेंगे। जहां वीकेंड पर सिंध सूबे के हवाले से खबरें आती रहीं, वहां खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी खबरें आई और परवेज खटक साहब का ये बयान बड़ा मशहूर हो गया कि खान साहब जल्दी जल्दी काम कराना चाहते हैं, 90 दिन तो क्या 5 साल में भी ये मामला इतनी तेज़ी से हल नहीं हो सकते। आज खान साहब परवेज खटक के साथ खड़े थे, कुछ रिफॉर्म्स उन्होंने अनाउंस किए। मस्बत बात है कि खान साहब की तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हम करप्शन कम करने के लिए एक विसल ब्लोअर एक्ट लेके आएंगे, जो भी बताएगा किसी इदारे में करप्शन के हवाले से उसका नाम छुपाएंगे और जो करप्शन का अमाउंट रिकवर होगा 25% उसको देंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जो अरबाब इख्तियार हैं वही कारोबार ना कर रहे हों और फ़ायदा हो रहा हो, इसके अगेंस्ट भी हम लॉ लेके आएंगे। साथ साथ एक बात जो खान साहब ने 2013 के इंतखाबात से पहले बार बार कही, इंटरव्यूज़ में कहते थे कि फंड्स MPS को नहीं देंगे, आज फिर दोहराई, क्या कहते थे? मैंने अपने MPs को सारों को बड़ी मुश्किलों से मनवाया इस चीज़ के ऊपर कि अब से कोई डेवलपमेंट फंड MPA के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अब हमारे बल्दियात काम करने शुरू कर दिए हैं। डायरेक्टली फंड्स नीचे जाएंगे बल्दियात में या जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव होंगे गवर्नमेंट के उन प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। ये बड़ी अहम बात है कि बल्दियाती निज़ाम को बहुत ज़्यादा मजबूत करने की बात कर रहे हैं कि सारे फंड्स उनके पास जाएंगे। इमरान खान ये बात कि MPS MNS को फंड्स नहीं मिलने चाहिए 2013 के इंतखाबात से पहले कह चुके हैं, टॉक शोज़ में कह चुके हैं, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 2013 में कह चुके हैं, जलसों की तकरीर में कह चुके हैं। किसी MNA MPA को कभी डेवलपमेंट फंड नहीं मिलेगा। 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन करवा के सारे फंड नीचे गांव तक पहुंचाएंगे। इनका काम कानून साजी होना चाहिए, इनका काम डेवलपमेंट फंड लेना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं इस दफ़ा अगर खान साहब कह रहे हैं तो और इतनी कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं तो इस दफ़ा अमल दरामद होगा। इमरान खान के आज के ऐलानात अहम हैं, इसलिए अहम है कि उन्होंने तब्दीली का वादा किया हुआ है और इस हवाले से उन पर तनकीद भी होती है कि कल खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक से भी जब सवाल हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या तब्दीली आई है तो उनका कहना था कि तब्दीली 90 दिन में नहीं बल्कि जो मसाइल हैं इस तरह अगले 5 सालों में भी तब्दीली नहीं आ सकती, लॉ तब्दील करने की ज़रूरत होती है। क्या कहते हैं? खान साहब एक ऐसे आदमी है, एनर्जेटिक आदमी है, तो सालों का काम दिनों में चाहते हैं। हमारा भी दिल है कि सालों का काम दिनों में, मुझे बिल्कुल शौक़ है। लेकिन हर चीज़ जैसे अब शुरू में जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था मैंने कहा था 90 डेज़ में हम करेंगे, लेकिन जब हालात नज़र आए तो 90 डेज़ तो दूर की बात है, 5 साल में सब कुछ करना भी, क्योंकि रास्ते में इतनी रुकावटें इतने मसले हैं। तो खान साहब जो अचीवमेंट चाहते हैं 100% वो समझते हैं कि अभी नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कोशिश है कि एंड ऑफ द गवर्नमेंट हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर लेंगे। 100% मैं अभी भी नहीं कह सकता, 100% अमेरिका में भी नहीं अचीव हो सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं। मगर खान साहब समेत बाकी सारे वजीर शायद नए थे। परवेज़ खटक साहब तो पहले भी वजीर रह चुके हैं। वो कह रहे हैं मुझे बाद में पता चला, क्योंकि जो पहला दिन था परवेज़ खटक साहब का ऑफिस में, उस पहले दिन हमने उनको इंटरव्यू किया था उनके ऑफिस में, और उनके क्या इरादे थे वो जरा सुनिए। मेजर कंपटीशन आपको कहाँ से लगता है? आपको लगता है खान साहब आपसे ये कहा करेंगे जब आप खान साहब से मिला करेंगे कि देखो खैबर पख्तूनख्वा के हालात ऐसे हैं, या ये कहा करेंगे देखो पंजाब कितना अच्छा डिलीवर कर रहा है शहबाज शरीफ? तो आपका मुकाबला शहबाज शरीफ से हो रहा होगा या अपनी पिछली हुकूमत से हो रहा होगा जो कि ANP की थी?
नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का मेरे साथ मेरा नहीं होगा मुकाबला, वो मुझे फॉलो करेगा इंशाल्लाह। मैं ऐसी चीजें तब्दीली लाएंगे बावजूद जिसके कि आपका बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ना भी हो, हमने अपने एक्शन से दिखाना है। यहाँ इन चीज़ों को ठीक करने में कोई पैसे तो नहीं लगते कि हम अगर यहाँ पर करप्शन ख़त्म करते हैं, अगर पुलिस निज़ाम ठीक करते हैं, अगर हम यहाँ पर पटवार खाने के निज़ाम ठीक करते हैं, हम एक बेहतर एक निसाब तालीम ठीक कर सकते हैं, अगर हम अस्पतालों को एक डॉक्टर ड्यूटी पर आए हैं वहाँ सफाई दिखा सकते हैं, वहाँ पर सही उनका इलाज हो सके, इस पर तो पैसे खर्च नहीं होते। तो अगर ये चीज़ें हम ठीक कर लें तो बाकी वो खुद ही हमें फॉलो करेगा, वो भी कर देखेगा कि मेरे यहाँ पर क्यों डिलीवरी नहीं हो रही। तो मैं तो चाहता हूँ कि मुझे फॉलो करे, मैं क्यों उसको फॉलो करूँ, मेरा ज़्यादा तजुर्बा है उनसे। ये परवेज़ खटक साहब उस दिन थे जब पहला दिन था ऑफिस में, और अब परवेज़ खटक साहब ये बात कह रहे हैं, उम्मीद करते हैं खान साहब की अगर तवज्जो हुई है और आज इतनी अहम अनाउंसमेंट्स की हैं उस पर अमल दरामद भी हो, क्योंकि खान साहब खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि धरने की जगह अगर खैबर पख्तूनख्वा पे कॉन्सेंट्रेट करता बेहतर हालात हो सकते थे। जब धरना था तो खान साहब पूरी काबीना समेत कंटेनर पर होते थे, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और पूरी काबीना धरने में कंटेनर पर होती थी। अब फिर एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को अलग रखेंगे और कहेंगे वज़रा और वज़राए आला से, वज़ीर आला से कि आप वहाँ कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि मैंने एक एजेंडा दिया है अगले 2 साल के लिए और तहरीक हम चलाएंगे। क्या तब्दीली होगी वो देखेंगे। हम चाहते थे खैबर पख्तूनख्वा से कोई हमें ज्वाइन करे PTI से, अगर हम इसमें कामयाब नहीं हो सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।